वेलकम टू एमएसवी क्लासेस। आज हमारा रेलवे के प्रीवियस ईयर जीके एंड साइंस के क्वेश्चन का लेक्चर नंबर 23, जिसमें हम पढ़ेंगे लोको पायलट, जूनियर इंजीनियर, टेक्नीशियन और ग्रुप डी में आए हुए जीके एंड साइंस के क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगरा शहर किस नदी के तट पर स्थित है? तो जो आगरा शहर है ये उत्तर प्रदेश में स्थित है, उत्तर प्रदेश में, और यह यमुना नदी के तट पर स्थित है, यमुना नदी। ठीक है, और आगरा शहर में ही ताजमहल भी है, ताजमहल, जिसे कि शाहजहां ने बनवाया था। और ताजमहल को 1983 में यूनेस्को धरोहर घोषित कर दिया था। और जो हमारी यमुना नदी है, ठीक है, इसका करेक्ट ऑप्शन तो यमुना हो गया कि जो हमारा आगरा शहर है यमुना नदी के तट पर स्थित है। और जो हमारी यमुना नदी है ये गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है, गंगा नदी सबसे बड़ी सहायक नदी। ठीक है, और जो हमारी यमुना नदी है इसको कलिंद नाम से भी जाना जाता है, कलिंद। और यमुना नदी यमुनोत्री से निकलती है, यमुनोत्री से निकलती है और प्रयागराज में गंगा नदी में मिल जाती है। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, यमुना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोजन के समस्थानिक ड्यूटेरियम में खालिस्तान होता है। तो जो समस्थानिक होते हैं वो एक ही तत्व के अलग अलग परमाणु होते हैं जिनका परमाणु द्रव्यमान अलग अलग होता है। ठीक है, एक ही तत्व के ऐसे परमाणु जिनका द्रव्यमान अलग अलग होता है उन्हें समस्थानिक कहते हैं, समस्थानिक कहा जाता है। तो जो हाइड्रोजन है उसके तीन समस्थानिक होते हैं, 1, 2 और 3। तीन समस्थानिक कौन से होते हैं? एक तो होता है प्रोटियम, प्रोटियम, दूसरा होता है हमारा ड्यूटेरियम, और तीसरा होता है समस्थानिक ट्रिटियम। ठीक है, तो किसी भी परमाणु में तीन चीजें होती है, एक होता है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। तो जो प्रोटियम होता है, तो प्रोटियम में हमारे प्रोटॉन एक होता है, न्यूट्रॉन एक, ओ प्रोटॉन एक होता है और इलेक्ट्रॉन एक होता है। इसमें न्यूट्रॉन की संख्या क्या होती है? 0 होती है, जैसे कि ये फर्स्ट वाले इसमें दिखाया गया, एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन, और न्यूट्रॉन यहाँ पे 0 है। जो ड्यूटेरियम होता है इसमें एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन होता है, जैसे इसमें दिखाया गया जो सेकेंड वाला है। ठीक है, और जो ट्रिटियम होता है उसमें एक प्रोटॉन, दो न्यूट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, तो ये जो थर्ड वाला इसमें दिखाया गया है कि इसमें कितने, दो न्यूट्रॉन है। तो जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारे, हमसे क्या पूछा है? ड्यूटेरियम में खालिस्तान होता है। इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन सी है, जिसमें क्या एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन होता है। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल धारक क्षमता खालिस्तान में सबसे अधिक होती है। तो हमें बताना है कि कौन सी मिट्टी में जो जल धारक क्षमता होती है ज्यादा होती है। तो हमारी चिकनी मिट्टी में जो जल धारक क्षमता है वो सबसे ज्यादा होती है, क्योंकि जो चिकनी मिट्टी होती है बहुत महीन होती है, महीन मतलब बारीक होती है और चिपचिपी होती है। ठीक है, इसलिए इसमें जो जल धारक क्षमता है ये बहुत ज्यादा होती है। और चिकनी मिट्टी को हम काली लावा मिट्टी भी कहते हैं, काली लावा मिट्टी, इसको काली लावा मिट्टी भी कहा जाता है। और जो हमारी चिकनी मिट्टी है इसमें जो फसलें होती है वो उसमें कपास, गन्ना, तंबाकू, बाजरा, ठीक है, और तिलहन फसलें, तिलहन और गेहूं, ये सब फसल अच्छी होती है हमारी चिकनी मिट्टी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैसिली ऐसे जीवाणु होते हैं जो खालिस्तान होते हैं। तो बैसिली एक जीवाणु का वंश है जो कैसे छड़नुमा होते हैं, जैसे हम यहाँ डायग्राम में देख रहे हैं कैसे लंबे लंबे छड़ के जैसे होते हैं। करेक्ट ऑप्शन हो गया यहाँ पे ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों में शर्करा का सामान्य प्रवाहित रूप क्या है? जो पौधों में शर्करा का सामान्य प्रवाहित रूप होता है वो सुक्रोज होता है। ठीक है, और जो सुक्रोज होता है इसको ट्रांसलोकेशन द्वारा पहुंचाया जाता है, ट्रांसलोकेशन। ये ट्रांसलोकेशन एक प्रक्रिया होती है, इसमें शर्करा को उन जगह पे पहुंचाया जाता है जहां उसकी क्या होती है, जरूरत होती है, जरूरत होती है। और इसको किस माध्यम से पहुंचाया जाता है पौधों में? तो शर्करा को पौधों में फ्लोएम के माध्यम से पहुंचाया जाता है, फ्लोएम के माध्यम से पहुंचाया जाता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया? डी, सुक्रोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूने के पानी का रासायनिक नाम क्या है? तो जो चूना होता है CaO, ठीक है, इसको बोलते हैं हम चूना, इसका रासायनिक नाम होता है कैल्शियम ऑक्साइड। जब चूने का पानी होता है CaO प्लस इसमें क्या पानी मिला देते हैं H2O, तो ये बनता है हमारा CaOH2 प्लस इसमें ऊष्मा निकलती है। ठीक है, तो ये क्या हो जाता है?
ये होता है चूना, पानी में मिलाते हैं तो जो बनता है उसको बोलते हैं बुझा हुआ चूना, बुझा हुआ चूना। और इसका रासायनिक नाम होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और इसमें हम देख रहे हैं कि दो यौगिक मिलकर एक यौगिक बना रहे हैं, तो इसको क्या संयोजन संयोजन अभिक्रिया बोलते हैं। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन हो गया हमारा ऑप्शन है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने रामनाथ कोविंद को सर्वोच्च नागरिकता पुरस्कार ग्रेट ऑर्डर ऑफ टोमिस्लाव से सम्मानित किया था? तो जो ग्रेट ऑर्डर ऑफ टोमिस्लाव है, ये क्रोएशिया का सर्वोच्च सम्मान है, सर्वोच्च नागरिकता सम्मान है। ये उन लोगों को दिया जाता है क्रोएशिया के साथ में जो संबंध अच्छे बनाने में कोशिश करते हैं। ठीक है, तो ये दिया था रामनाथ कोविंद को, रामनाथ कोविंद को। और ये क्रोएशिया के राष्ट्रपति द्वारा दिया जाता है। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन हो गया ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरिक्ष में भेजा गया पहला उपग्रह कौन सा था? तो जो अंतरिक्ष में भेजा गया पहला उपग्रह था वो था स्पुतनिक 1। स्पुतनिक 1 को भेजा गया था अंतरिक्ष में सोवियत यूनियन द्वारा, सोवियत यूनियन द्वारा। और इसे सन 1957 में लॉन्च किया गया था। और ये लोअर ऑर्बिट में, लोअर ऑर्बिट में मानव द्वारा भेजी गई पहली वस्तु थी, पहली वस्तु। ठीक है, कुछ इस टाइप से दिखता था गोल गेंद की तरह, और इसमें एंटीना लगे हुए थे। यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो गया स्पुतनिक 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कुनेन का स्रोत है? तो जो कुनेन होता है एक अल्कलाइन यौगिक होता है। ठीक है, अल्कलाइन यौगिक होता है, और इसका उपयोग मलेरिया से रोकथाम की दवाइयों में किया जाता है, मलेरिया की दवाई बनाने में किया जाता है, और अन्य दवाई बनाने में भी किया जाता है। ठीक है, और ये मिलता कहाँ है? तो ये सिनकोना के छाल में मिलता है। ठीक है, सिनकोना का जो वृक्ष होता है उसकी छाल में मिलता है। ये सिनकोना की छाल कुछ इस टाइप से होती है, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो गया ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें खाद्य फाइबर प्रचुर मात्रा में होता है? तो यहाँ ऑप्शन दिए सेब, सफेद ब्रेड, सेवैया और आइसक्रीम। तो इसमें जो सेब होता है इसमें सबसे ज्यादा फाइबर होता है। एक मध्यम आकार के सेब में लगभग 1.4 ग्राम फाइबर होता है। ठीक है, और ये जो फाइबर होता है सेब के छिलके में होता है, छिलके में होता है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया ऑप्शन है सेब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से तत्व को एसआई प्रतीक द्वारा दर्शाया जाता है? तो जो एसआई प्रतीक द्वारा दर्शाया जाता है वो होता है हमारा सिलिकॉन, सिलिकॉन। और जो सिलिकॉन होता है इसका परमाणु क्रमांक होता है 14। और ये पृथ्वी पर पाया जाने वाला दूसरा सबसे प्रचुर तत्व है। ठीक है, दूसरा सबसे प्रचुर मात्रा में, लगभग 28% पाया जाता है। ठीक है, और पहला तत्व कौन सा है? यदि पहले की बात करें हम, तो हमारी ऑक्सीजन है, जो कि 46.6% पाई जाती है। ठीक है, और जो ऑक्सीजन है और सिलिकॉन के जो ऑक्साइड होते हैं, ऑक्सीजन प्लस सिलिकॉन के, ये पाए जाते हैं लगभग कितने 60%। यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या होगा हमारा सिलिकॉन। एसआईसी किसको दिखाते हैं? सिलिकॉन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंडीगढ़ निम्नलिखित में से किस राज्य की राजधानी है? तो जो चंडीगढ़ है ये केंद्र शासित प्रदेश है, केंद्र शासित प्रदेश है, जो कि किसकी पंजाब और हरियाणा राज्य की राजधानी है, पंजाब और हरियाणा दोनों की राजधानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस खेल की उत्पत्ति भारत में हुई है? तो जो ऑप्शन में दिया टेनिस, फुटबॉल, क्रिकेट और कबड्डी, इसमें से कबड्डी की उत्पत्ति भारत में हुई है। तो कबड्डी है वो एक स्पर्श गेम है, स्पर्श खेल है। स्पर्श खेल मतलब इसमें छूकर अपने एरिया में वापस भागना होता है। और कबड्डी की टीम में टोटल 7 प्लेयर होते हैं। और कबड्डी के अलावा और भी गेम जिनकी उत्पत्ति भारत में हुई है वो है, पहला तो हो गया हमारा कबड्डी। ठीक है, इसके अलावा जो है खो खो हो गया, खो खो की उत्पत्ति भी भारत में हुई है। तीरंदाजी हो गया, ठीक है, तीरंदाजी के बाद हो गया कुश्ती, कुश्ती, उसके बाद मलखम, इन सब की उत्पत्ति कहाँ भारत में हुई है। ठीक है, शतरंज। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैस अणुओं की गतिज ऊर्जा खालिस्तान के अनुक्रमानुपाती होती है? जब हम गतिज ऊर्जा की बात करते हैं, गतिज ऊर्जा,
तो गतिज ऊर्जा क्या होती है 1/2 mv²। m यहाँ पे मास है, v यहाँ पे वेलोसिटी है। तो जो गैस के अणु की गतिज ऊर्जा होती है वो ताप के सीधे अनुक्रमानुपाती है। ठीक है, किसके? ताप के अनुक्रमानुपाती। ताप बढ़ाने पर इनकी गतिज ऊर्जा बढ़ती है। जो गैस के अणु है लगातार क्या करते रहते हैं? गति करते रहते हैं। ठीक है, गति करते रहते हैं। ये किसी कंटेनर में यदि गैस है तो वो गति करते करते आपस में टकराते हैं या कंटेनर की दीवारों से टकराते रहते हैं और ऐसे रेगुलर गति करते रहते हैं। जो गैस के अणु होते हैं, गैस के अणु के बीच में ना तो कोई आकर्षण बल होता है ना कोई प्रतिकर्षण बल होता है। गैस के अणु के बीच ना आकर्षण और ना ही प्रतिकर्षण होता है। और गैस के अणु जो है उनकी गति 0 से लेकर अनंत तक हो सकती है। गैस के अणुओं की बीच की गति क्या होती है? 0 से अनंत हो सकती है और इनकी गति ताप के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या अनुक्रमानुपाती होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसमें ऑप्टिकल लेंस नहीं होता है? तो जो स्टेथोस्कोप होता है इसमें ऑप्टिकल लेंस नहीं होता। ये एक चिकित्सा उपकरण है, चिकित्सा उपकरण जिसका उपयोग मानव के या फिर कोई जानवर के आंतरिक आवाज सुनने के लिए किया जाता है। आंतरिक आवाज सुनने के लिए ये आवाज को सुनता है। ठीक है, यहाँ से सुनकर इसको आवर्धित मतलब इसको बढ़ाकर कानों में सुनाई देती है। जैसे दिल की धड़कन सुनना हो, दिल की धड़कन। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन हो गया यहाँ पे स्टेथोस्कोप में ऑप्टिकल लेंस का उपयोग नहीं किया जाता है। जैसे माइक्रोस्कोप है तो इसमें छोटी चीजों को दिखने के लिए यूज किया जाता है तो इसमें ऑप्टिकल लेंस होते हैं। टेलीस्कोप में दूर की चीजों को देखने के लिए किया जाता है तो इसमें भी ऑप्टिकल लेंस होते हैं। ऐसे ही पेरिस्कोप में भी ऑप्टिकल लेंस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा एक जीवाश्म ईंधन है? तो जीवाश्म ईंधन ऐसे होते हैं जो लाखों साल पहले जो पेड़ पौधे और जीव जंतु पेड़ पौधे और जीव जंतु पृथ्वी के अंदर समा गए थे तो उसके बाद में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में क्रिया करके जो बने उन्हें बोलते हैं जीवाश्म ईंधन। जीवाश्म ईंधन। और जो जीवाश्म ईंधन होते हैं इसका एक बार उपयोग करो उसके बाद दोबारा उपयोग नहीं कर सकते, धीरे धीरे कैसे खत्म होते जा रहे हैं, धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं। इन्हें ऊर्जा के परंपरागत सोर्स बोलते हैं या गैर नवीकरणीय सोर्स बोलते हैं ऊर्जा के। इसमें आता है हमारा कोयला, कोयला कोयला के बाद आता है पेट्रोलियम। ठीक है, पेट्रोलियम के बाद आता है एलपीजी हो गया, सीएनजी हो गया। ये जो सारी गैसें होती है ये सब कैसी है? जीवाश्म ईंधन है ये। और जो कोयला है ये कैसा है? जीवाश्म ईंधन है। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा कोयला हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किसी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति खालिस्तान के लिए की जाती है, मतलब कितने समय के लिए की जाती है हमें बताना है। भारत के किसी राज्य में राज्यपाल की जो नियुक्ति होती है वो अनुच्छेद 155 के तहत होती है। और राज्यपाल की जो नियुक्ति वो राष्ट्रपति करते हैं। और जो राज्यपाल इस्तीफा देते हैं, इस्तीफा वो भी किसे देते हैं? राष्ट्रपति को देते हैं। और इनकी नियुक्ति जो होती है वो 5 साल के लिए होती है। तो करेक्ट ऑप्शन हो गया ऑप्शन ए, 5 साल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिकी नागरिक माइकल फेल्प्स खालिस्तान के लिए प्रसिद्ध है। तो जो माइकल फेल्प्स है ये तैराकी के एथलीट है और इन्होंने 5 ओलंपिक में 28 पदक जीते हैं। 28 पदक जीते हैं और एक ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में सबसे सफल एथलीट भी है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है? तैराकी। नाम क्या है इनका? माइकल फेल्प्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कारों ट्रकों और बुलडोजर के टायरों के ट्रेड क्यों बनाए जाते हैं? ट्रेड मतलब ऐसे जो ग्रिप्स होती है इसमें से खांचे क्यों बनाए जाते हैं हमें बताना है। तो जो कारों हो गया, ट्रक हो गया, बुलडोजर हो गया, कोई भी वाहन हो गया, उनके बीच में इसलिए बनाया जाता है कि जब ये सड़क पर चले या किसी भी सरफेस पर चले तो सरफेस और इसके बीच में फ्रिक्शन ज्यादा हो जिससे कि इसकी पकड़ क्या मजबूत होंगी, क्योंकि ये कोई एक भारी वजन लेके चल रहे होंगे। यदि इसकी पकड़ मजबूत नहीं होंगी तो ये अपनी जगह पे ही घूमते रहेंगे और स्लिप होगा। तो इनकी पकड़ बनाने के लिए इसमें क्या होते हैं? ट्रेड्स बनाए जाते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कि घर्षण को बढ़ाने के लिए और सड़क पर बेहतर पकड़ बनाने के लिए इसमें ट्रेड बनाए जाते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अलग प्रतिध्वनि
सुनाने के लिए मूल ध्वनि और प्रतिध्वनि के बीच कितने न्यूनतम समय का अंतराल होना चाहिए? तो क्या होता है कि जब एक जगह से ध्वनि जाती है, तो ये जाकर किसी सघन माध्यम से किसी सघन माध्यम में किसी ठोस चीज़ से टकराती है और टकरा के परावर्तित होकर वापस से आकर सुनाई देती है, इसको बोलते हैं प्रतिध्वनि। प्रतिध्वनि। और ये क्या है? ये पहली वाली हमारी ध्वनि कौन-सी थी? ये मूल ध्वनि थी, जो हमने बोला था पहले शुरू में, या चिल्लाया था, या कोई भी ध्वनि हो सकती है। जब परावर्तित होकर आई तो इसको बोलते हैं हम प्रतिध्वनि। तो जो मूल ध्वनि और प्रतिध्वनि के बीच का जो न्यूनतम समय है, वो 0.1 सेकंड होना चाहिए, तभी हमको प्रतिध्वनि सुनाई देंगी। और ये इसलिए होता है कि जो साउंड की अनुभूति होती है हमारे मस्तिष्क में वो 0.1 सेकंड तक होती है। तो यदि 0.1 सेकंड से ज़्यादा का समय होगा, तो ये हमें प्रतिध्वनि सुनाई देंगी। ठीक है? तो करेक्ट ऑप्शन हो गया ऑप्शन सी। यदि हमें हमारा वीडियो अच्छा लगता है, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।